बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद और जुम्मा मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि बहुत ही खूबसूरत जुम्मे का दिन शुरू हो चुका है और आप एक्सप्रेसो लगा चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आपके जुम्मे की सुबह बहुत अच्छी हो और इसी उम्मीद के साथ हम एक्सप्रेसो में आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेकर आए हैं और उसके लिए आज मैं एक्साइटेड भी हूँ। कुछ हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। वीकेंड है, ओह मैं भूल गया था, लेकिन मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट मेरी इसलिए कम हो रही है क्योंकि अगले वीक के अंदर भी हमने काम करना है और बड़ा अहम काम करना है। पीएसएल आने वाला है, पीएसएल की तैयारियां भरपूर हैं। कराची वाले थोड़े से परेशान भी हैं ड्यू टू द सिक्योरिटी प्लान्स, लेकिन दूसरी जानिब पूरी कौम एक्साइटेड है और एक्साइटेड इसलिए भी कि जो लास्ट जो फाइनल हुआ था उसमें आपको पता है कि ऑडियंस नहीं थी स्टेडियम में, लेकिन इस बार है। वैसे आई वंडर जो कराची किंग्स लास्ट टाइम पीएसएल जीते हैं वो तो सिर्फ 3-4 महीने के लिए बेचारे चैंपियंस रहे हैं, तो आई फील बैड। कराची वाज चैंपियन फॉर 4 मंथ्स, उनको एहतजाज करना चाहिए कि अगला जो चैंपियन है वो भी कम अरसे के लिए होगा। लेकिन अच्छी बात ये है, वैसे मुझे ये लगता है कि जब हम मैच देखेंगे ना स्टेडियम में, तो सबसे पहले जो चीज हमारे माइंड में आनी है कि ये 20% लोग तो नहीं है, ये ज्यादा लग रहा है। आई टेल यू ये वाला मसला होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जी हम पीएसएल पे एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आ रहे हैं। एक्सप्रेसो में तो हम पीएसएल की बातें करेंगे, लेकिन शाम को एक्सप्रेस न्यूज की जो टीवी स्क्रीन है उस पर आप हमें देख सकें। जोश जगा दे, उसमें जोश जगाएंगे हम आपके लिए। हमारी ट्रांसमिशन का टाइटल भी है इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन रखें। अफसोसनाक खबर अली सतपारा के हवाले से, चूंकि कल शाम आ गई थी, आपने हमारे चैनल पे देखी भी, सुनी भी, पढ़ी भी, लेकिन हम जरूरी समझते हैं कि हम उनकी बात करें। हमने फॉलोअप रखा उनका। हमारे कौमी हीरो हैं, बहुत बड़े कौमी हीरो हैं अली सतपारा। कल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि कौम का ये बेटा हमें नहीं रहा, पाकिस्तानी कौम इस हीरो से महरूम हो गई है। चोटियों से इश्क करने वाला अली सतपारा चोटियों की आगोश में सो गया। पाकिस्तानी कोपैमा के बेटे साजिद सतपारा ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि लापता कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा अब दुनिया में नहीं रहे। 5 फरवरी को अली सतपारा 2 गैर मुल्की कोपैमाओं का अपनी टीम से राबता मुनक़ता हो गया था और 12 फरवरी को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन मौसम की शिद्दत की वजह से कामयाबी नहीं मिल पाई और उनकी मौत की इत्तला के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रंजो-गम का इजहार करते हुए कौमी हीरो की खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मोहम्मद अली सतपारा ने 2016 में सर्दियों की मुहिम जोही के दौरान पहली बार नांगा पर्वत को सर किया। उन्हें यह एजाज भी हासिल है कि उन्होंने 8000 मीटर की 8 चोटियां फतह कर की हैं। उधर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा के लिए सिविल एजाजात का ऐलान करते हुए स्कर्दू एयरपोर्ट को अली सतपारा से उनके नाम से मंसूब करने की भी तजवीज दी है। दूसरी जानिब वजीर सियाहत जीबी का कहना है कि मोहम्मद अली सतपारा के नाम से कोपैमाई स्कूल भी कायम किया जाएगा और ये उनकी बड़ी देरीना ख्वाहिश भी थी। सतपारा गांव से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अली सतपारा बगैर ऑक्सीजन के केटू सर करने गए थे। मौसम की खराबी की वजह से उनका पता नहीं चल पाया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मोहम्मद अली सतपारा को तो ट्रिब्यूट हमने दिया ही, एक और बड़ी अच्छी, बड़ी अहम और बड़ी पॉजिटिव न्यूज आज हमारे पास है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और वो खबर है, कल हम आपके सामने एक्सक्लूसिव लेके आए थे, हमने प्रिजर्वेंस की बात की थी, जो कि नासा ने अपनी रोड भेजी थी स्पेस के अंदर, मरीख के ऊपर उसने कल टच डाउन कर लिया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। इमरान, कल जिस तरह से वकार अहमद मलिक भी बताए थे कि 7 मिनट्स ऑफ टेरर, और ये लाइव दिखाया जा रहा था नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर 1:48 पर, और बहुत कहने सनसनी और बहुत सारी एक क्यूरियोसिटी के बाद बिलाखिर ये उसने मरीख की सतह को टच डाउन किया एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट। और माहिरीन कह रहे हैं कि ये मैनकाइंड की, ह्यूमन काइंड की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें आपको अगर और बात बताऊं कि पहली तस्वीर भी प्रिजर्वेंस ने भेज दी है, ये आप रेड प्लैनेट देख सकते हैं। कल पहली तस्वीर फौरन जाते ही, और मैं तो उस लम्हे का इंतजार कर रहा था, तकरीबन 2.5 घंटे का ये सेशन था जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे लाइव आ रहा था, नासा टीवी पे लाइव आ रहा था। और उसमें जब द मोमेंट व्हेन द लेडी अनाउंस दैट टच डाउन इज सक्सेसफुल, और उस लम्हे जो खुशी थी उन लोगों के चेहरों पर और जो खुशी हमने देखी, एंड विद दैट व्हेन दे गॉट द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द रेड प्लैनेट, और इसको एक झील के अंदर उतारा गया है जिस झील के हवाले से कहा जाता है कि कई बिलियन ईयर्स पुरानी झील है और इसको ड्रिल करेगी ये मशीन, अगले 2 साल तक इसने वहां पे रहना है और 2030 में जो ये नमूने इकट्ठे करेगी वो वापस जमीन पे लाए जाएंगे और फिर रिसर्च की जाएगी कि क्या अब दोबारा यहाँ पे जिंदगी मुमकिन है या नहीं। दिस इज समथिंग एक्सक्लूसिव दैट वी हैड यस्टरडे एंड नाउ वी आर गिविंग यू दिस ब्यूटीफुल एंड ग्रेट न्यूज़। और इसके साथ-साथ शो में बहुत कुछ है क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव चीजें तो आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन आगाज में हम आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की जांच पड़ताल का दूसरा मरहला मुकम्मल, 169 में से 140 के कागजात मंजूर। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने की तैयारी, उम्मीदवारों से बयाने हल्फी लेने का फैसला। कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाने का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार,
वफाक का वैक्सीन की दूसरी खेप की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हमायूं मुलाकात करवाएंगी ऑस्ट्रियन एम्बेसडर और उनकी अहलिया से। अकली दलील को रद्द करने वालों की नफ्सियात क्या होती है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना लेकर जाएंगी बरसगीर की पहली बेकरी मोहकिमुद्दीन एंड सन्स पर। और शायकीन ने क्रिकेट का इंतजार खत्म होने को, पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन का आगाज एक रोज बाद। हेडलाइंस आपने जानी, पीएसएल की बात तो हम करेंगे और ये गाना जो है ना, वैसे अब मुझे सुन सुन के बहुत अच्छा लगने लग गया और मुझे लग रहा है ग्रूव, वाकई ग्रूव हो गया। अच्छा जी, लेकिन अभी चूंकि हमने सियासत की बात करनी है तो देखते हैं आज की बड़ी खबर। अच्छा, मुझे क्यों लगता है हम अच्छी अच्छी खबरें बताते हुए जब कहते हैं सियासत की बात तो लोग कहते हैं कि ओ लेकिन सियासत भी जरूरी है, सियासत होगी तो मुल्क में हमारे शोज भी तभी अच्छे रहेंगे, मिर्च मिसाला तभी रहेगा। सबसे पहले सेनेट की हंगामा खेजी की बात करते हैं तो सेनेट इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए 169 में से 140 जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें जनरल नशिस्तों के लिए 87 में से 77 उम्मीदवारों, खवातीन नशिस्तों के लिए 40 में से 34 उम्मीदवारों, टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर 33 में से 20 उम्मीदवार जो हैं उनकी नशिस्तों पर जिसे कहना चाहिए कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। उसके अलावा अक़लियतों के लिए 10 कागजात नामजदगी जो है उनको मंजूर कर लिया गया है। जबकि नून लीग को बड़ा धचका लगा है। पंजाब से सीनियर लीगी रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। परवेज रशीद फैसले के खिलाफ कल 20 फरवरी को ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेंगे। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा मार्का इस्लामाबाद में होगा और पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख के दरमियान होने जा रहे हैं और इसके लिए जोड़ तोड़ का आगाज भी हो चुका है। यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती अरकान और जनूबी पंजाब के नाराज अरकान से राबते शुरू कर दिए, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन एक बार फिर मुतहरिक हो चुके हैं। JKT is back in the game, ये कहना चाहिए। एक जानिब आसिफ अली जरदारी हैं, दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन हैं। दोनों बड़े एक्सपर्ट्स समझे जाते हैं जोड़ तोड़ को लेकर और खास तौर पे जो उम्मीदवारों के हवाले से सियासत है उसको लेकर। देखते हैं पार्टी पोजीशनिंग कौन बेहतर कर पाता है। जरदारी साहब हैज मेड अ स्मार्ट मूव और कल के अखबारों ने यह भी लिखा कि काफी हद तक टेक ओवर कर लिया है शायद नवाज शरीफ साहब की जो सोच है हुकूमत के हवाले से जरदारी साहब ने, लेकिन अभी तक मुबहम है सूरत हाल। इस पे मजीद डेवलपमेंट्स हो रही है। हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख साहब की हिमायत में JKT जहांगीर खान तरीन साहब इस वक्त सामने आए हैं और जराए ये कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने जाती जहाज पर उड़ान भरी है, अहम दौरों पर फैसलाबाद गए हैं। दूसरी जानिब ओपन बैलेट से मुतालिक अगर सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस है उसकी बात करें तो उस पर समाअत जारी है और सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए अहम नुकात पर बहस की जा रही है। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन का भी अहम इकदाम सामने आया और उम्मीदवारों से बयान हल्फी लेने का फैसला किया है और इस हवाले से मुसव्विदा भी तैयार कर लिया गया है। और ये जो ये कोई बहुत बड़ा इकदाम मुझे तो नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए बयान हल्फी एक एफिडेविट ले लेना। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिन लोगों को लोग खरीदते हैं पैसे देके या हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं उनके पास भी तो कोई मैकेनिज्म होगा ना कि कैसे कंफर्म करते हैं कि इसने वोट हमें ही डाला है या हमें नहीं डाला जिसके लिए पैसे दिए। तो वो मैकेनिज्म क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था अटॉर्नी जनरल के सामने कि आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा था, लेकिन आप हमें बता नहीं रहे। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि कम से कम इसके अंदर जो प्योरिफिकेशन का अमल है, ये जो शफाफियत है उसको बरकरार रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ कुछ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट खबर भी थी कि एक जो है सिख उसको टिकट दिया गया। जी बिल्कुल, सोरेन सिंह की फैमिली को नवाजा है। गुरदीप सिंह साहब जिनकी उम्र 42 साल है, सवात से उनका ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ ने पहली दफा एक सिख रहनुमा को अक़लियती सीट के ऊपर सेनेट का टिकट दिया है। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। सिख बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी माइनॉरिटी है, हमारे जो सिख भाई हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन में लेकर, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि इस दफा गुरदीप सिंह साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनका ताल्लुक सवात से है,
उनको सेनेट का टिकट जारी किया गया है। दिस गोना बी एन इंटरेस्टिंग मूव, खासतौर पर हम माइनॉरिटीज़ की सीट की बात करते हैं, क्योंकि सेनेट के अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी भी मौजूद है और माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी भी मौजूद है, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव। अच्छा, इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, अभी इस वक्त वोटिंग जारी है और हमारे पास इस हवाले से भी अपडेट है, जिसमें NA45 है जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात चल रहे हैं, NA75 है, उसके अलावा PS51 है और PK63 है जी, जिसमें सियालकोट, गुजरांवाला, नौशहरा के इलाके शामिल हैं। यहाँ पे इस वक्त पोलिंग जारी है और कल की जो ज़िमनी इंतखाबात था, इससे पहले जो हुआ, उसके मुतालिक बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट आई है कि अब हुकूमती जमात को रिजेक्ट किया जाना, कठपुतली को रिजेक्ट किया जाना है और ये अवाम का रेफरेंडम है हुकूमत के खिलाफ। कुछ इस तरह की मिली जुली स्टेटमेंट्स उन्होंने दी। सो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसको लेकर ये लगता है कि आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ के लिए अपनी सेनेट की नुमाइंदगी इसलिए भी साबित करना ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता हफीज़ शेख साहब कामयाब नहीं होते तो वज़ीर आज़म की अपनी जो इलेक्शन है या जो उनका अपना जो इंतखाब है उस पर भी सवालिया निशान उठेंगे। बिल्कुल, उसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के हवाले से ये मार्का पहले तहरीक इंसाफ ने चैलेंज भी किया था। यूसुफ रज़ा गिलानी के जो कागजात नामजदगी है उस पर फैसला आया था कोर्ट का कि उनको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उसके बाद अब जो स्ट्रैटेजी होगी और उसके लिए जरदारी साहब खुद भी इस्लामाबाद तशरीफ लाए और उन्होंने उसके हवाले से स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रॉपर नजर आई और अब वो नजर भी आ रही है कि ये मार्का बहुत धुआंधार होने वाला है। तो देखते हैं असल में एक तो ओपन बैलेट की बात हो रही है, एक तो कि जी ओपन बैलेट से शफाफियत आएगी, लेकिन दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद ये कह चुके हैं कि जिसने बिकना है उसने बिकना है, आप रोक नहीं सकते, चाहे वो एक काउंसलर लेवल पे हो या MNA या MPA लेवल पे हो। तो यहाँ पे सवालिया निशान बदस्तूर रहेगा कि इसको प्योरीफाई कैसे किया जाए और इनकेस अगर हॉर्स ट्रेडिंग का अमल सामने आता है या फिर कोई मुतनाज़ वीडियो सामने आ जाती है, जैसे कि पहले आई KPK के मेंबरान असम्बली की तरफ से, तो फिर सेनेट की अपनी जो हैसियत है, जो हमारा बहुत अहम ऐवान बाला है, बहुत अहम हमारा आइनी इदारा है, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर भी फिर सवाल उठेंगे कि क्या लेजिटिमेट एग्जिस्टेंस है यहाँ पे मेंबरान की और क्या वो कानून साजी की इंडोर्समेंट के लिए, कानून साजी करने के लिए अहल हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई अमल सामने आता है, हम दुआ करते हैं कि अमल प्योरीफाइड तरीके से हो और सेनेट के इंतखाबात शफाफ हो। खैर, हम आपको अपडेट रखेंगे, 3 तारीख तक आपने सब्र करना है, आपको बताते रहेंगे। हम भी कर रहे हैं सब्र। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेशन। जी, तो अब बात करते हैं कुछ 16वीं चोलिस्तान रैली के हवाले से। इसका फाइनल आपको मालूम है, मर्दों की कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान ने जीत लिया था और साहबजादा सुल्तान ने 385 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 18 मिनट पर तय करके फतह हासिल की थी, जबकि साबिक चैंपियन मीर नादिर मक्सी और जाफिर मक्सी बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर आए थे। चोलिस्तान रैली के साबिक ख्वाते मीर नादिर मक्सी ने यह फासला तकरीबन 3 घंटे 22 मिनट में मुकम्मल किया था, जबकि जाफिर मक्सी ने 3 घंटे 24 मिनट में तय किया था। लेकिन हम यहाँ पे जो मेल विनर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टॉक अबाउट द फीमेल विनर्स। हम बात करें यहाँ पे इन पर्टिकुलर सलमा मरवत की, जिन्होंने खवातीन की कैटेगरी में यह मुकाबला जीता। बिल्कुल, सलमा मरवत की बात करें तो उन्होंने फतह समेटी, जबकि तशना पटेल और माहम दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आई। इस वक्त सलमा मरवत खान हमारे साथ मौजूद हैं, खवातीन की कैटेगरी में फाते हैं, उनसे जानेंगे, उनको खुशामदीद भी है। बहुत शुक्रिया सलमा कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैंने चोलिस्तान रैली जो है वो विन किया है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था। पाकिस्तान की बिगेस्ट रैली है ये। ठीक है। हमें मालूम पड़ा था कि आपको कोई इंजरी भी हुई थी ड्यूरिंग रेस, ठीक है अब आप? जी बिल्कुल, थोड़ा सा बंदा एग्रेसिव हो जाता है, तो मैं थोड़ी सी हाई जंप ले ली थी गाड़ी की, तो जो गाड़ी है वो हम्प में जाके लगी और स्टीयरिंग मेरे जो है हाथ से वो निकल गया। जब मैं दोबारा स्टीयरिंग पकड़ने लगी तो वो गलती से स्टीयरिंग के बीच में हाथ गया और स्टीयरिंग मुड़ा और हाथ भी साथ थोड़ी सी इंजरी हुई थी। हुआ ये कि स्टार्ट के 25 किलोमीटर में मेरे साथ ये हुआ, बट मैं भूल गई थी कि उस वक्त मुझे पेन हो रही है। मैं जब वापस आई तब मुझे पता लगा कि अच्छी खासी चोट लगी है मुझे। अच्छा, इस रेस में एग्रेसिवनेस कितनी जरूरी होती है या आपको टोटली काम रहना होता है? क्योंकि एक जानिब आपने टाइम देखना है, दूसरी जानिब मैप्स देखने हैं, तीसरी जानिब गाड़ी को संभालना है, तो ये एग्रेसिवनेस आपको समटाइम्स तो बड़ी कीमत पे करना पड़ती है इसकी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, एग्रेसिव उस सेंस में नहीं कहा एग्रेसिव थी। एग्रेसिव अगर आप होंगे तो आप गाड़ी तोड़ देते हो या कोई ना कोई छोटा सा फॉल्ट हो जाता है आपसे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल काम रहना पड़ता है, लेकिन इतना भी काम नहीं रहना पड़ता कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ।
एग्रेसिव रहना जो है वो ठीक नहीं है रेस में। अच्छा सलमा, इस बार के ट्रैक के हवाले से, वहाँ की सिचुएशन हवाले से बताएं, कितना मुख्तलिफ था? कुछ जो सबसे ज्यादा चैलेंज आपने फेस किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप यू आर द विनर और अब इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको मेंटली फिजिकली हर तरह से स्ट्रांग होना पड़ता है और आप कह लें विजिलेंट होना पड़ता है। सो इस बार के ट्रैक और रेस के हवाले से बताइएगा। जी, ये मेरा थर्ड टाइम है कि मैं चोलिस्तान रैली में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। इस बार जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी, या डिफरेंट आप कह सकते हैं, खैर डिफ़िकल्ट तो नहीं है, चैलेंजिंग कह सकती हूँ मैं इसको, वो ट्रैक काफ़ी लेंथी दिया था, फीमेल कैटेगरी को स्टॉक के साथ दिया था, दैट वाज 165। अच्छा। और ये पहली बार था, नॉट इवन फॉर मी, सारी मतलब फीमेल कैटेगरी, फीमेल जो है वो पार्टिसिपेंट के लिए। और हमें उसमें एक स्टेज ब्रेक भी मिली थी कि हमने तकरीबन 100 किलोमीटर्स किया, फिर उसके बाद 20 मिनट्स का ब्रेक था और उसके बाद फिर अब आगे हमने 65 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट किया। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एक था हमारे लिए, क्योंकि हम पहले हमेशा ये होता था कि हाफ ट्रैक हमें अगर 200 है स्टॉक के लिए तो हमें 100 किलोमीटर्स दे दिया जाता था। इस बार जो है हमें स्टॉक के साथ ही प्रॉपर पूरा ट्रैक दिया गया था। काफ़ी चैलेंजिंग था ये मेरे लिए। दूसरा, मेरी गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने जो अपग्रेड की है, तो ट्रैक जो था वो काफ़ी नैरो था और उसमें गाड़ी को संभालना, क्योंकि अगर आप छोटी सी भी गलती करते, लाइक ओवर स्पीड होते हो, तो गाड़ी जो है वो आउट ऑफ ट्रैक जाती है और वो काफ़ी डेंजरस है। टायर फटने का जो होता है उसमें खतरा होता है, या कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है तो आपकी रेस खराब हो सकती है। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड क्या हिट की ड्यूरिंग ट्रैक आपने? मैक्सिमम कहाँ तक लेके गई? क्योंकि डिफिकल्ट ट्रैक है। हाँ जी, मुझे जैसे कि स्ट्रेट जब मिला था, जिसमें मैं कह रही हूँ कि मैंने हाई जंप मारी थी, तो गाड़ी जो है वो थोड़ी सी निकल गई थी मुझसे। मैक्सिमम मैं गई थी 150-160 तक में गई थी। ओके। अच्छा सलमा, क्योंकि आपने कहा कि आप तीसरी बार पार्टिसिपेट करी थी इस डीप रेल में, और आपको क्या लगा जब आपने पहली बार पार्टिसिपेट किया और अब जब आपने तीसरी बार किया, कितना डिफरेंस लगा आपको अपने ऊपर कंट्रोल पे, गाड़ी पे कंट्रोल पे, ओवरऑल? क्योंकि जब आप एक बार जो कह लें आप कंसेक्यूटिव तरीके से कर रहे हो पार्टिसिपेट, तो आपको एक कह लें पुख्तगी आ जाती है आपकी चीज़ों में। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जी देखिए, जब फर्स्ट टाइम मैंने चोलिस्तान में किया था उस वक्त मैं 3-4 रेसेस दूसरी कर चुकी थी, और अभी जो मैं कर रही हूँ अभी यह है कि ज़ाहिर एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त की गाड़ी और अभी की गाड़ी में काफ़ी डिफरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी टीम बहुत अच्छी है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। लाइक ये जस्ट सिर्फ रेसर का काम नहीं होता, मेरे बैक पे बहुत बड़ी टीम है जो कि दिन रात जो है एक करके जो है वो हम लोग काम करते हैं, और साथ में जैसे नेविगेटर भी होता है। सिर्फ ये मेरा ही काम, मतलब मुझ पे तो एंड पे एक बर्डन आ जाता है, हाँ जी भाई अब जो करना है मैंने अपनी टीम के लिए करना है, तो ये सिर्फ मैं नहीं होती, पूरी टीम होती है। इस बार जो है वो टीम मुझे बहुत अच्छी मिली, मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी थी, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेरा बेहतर हो जाता है विद द टाइम। तो जब आप आम सड़क पे गाड़ी चलाती होंगी तो आपकी जो सिबलिंग्स है या कजन्स वगैरह फ्रेंड्स बैठ जाते हैं आपके साथ? मतलब मैं तो ना बैठूं, आप अगर इतनी तेज गाड़ी चलाती हैं तो जिंदगी बड़ी अजीज चीज है, लोग बैठ जाते हैं आपके साथ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही बैठने के लिए सब कहते हैं कि हमने जाना है, जैसे कि मेरे भांजा भांजी या फ्रेंड्स है, इवन मतलब जो हैं वो कहते हैं कि हमने बैठना है तो इसके साथ बैठना है, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं क्योंकि मैं बहुत ध्यान से गाड़ी मतलब चलाती हूँ। अगर मैं रोड पे भी अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होती है तो लाइक लिटरली जो मैं कहती हूँ जो ड्राइवर्स होते हैं उनको जो है ना 4 आंखें होती हैं, 2 आगे 2 पीछे, उनको बिल्कुल ना हर तरफ ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। तो मेरे साथ बैठने के लिए तो लोग काफ़ी खुश होते हैं, तो कहते हैं हमने आपके साथ ड्राइव करनी है, और मतलब मेरी तो फैमिली आती है बड़ा खुश होती है, रिलैक्स बैठे होते हैं। सलमा वैसे मेरी कोई ऐसी बहन हो ना, मैं तो वैसे तौबा कर लूं कि मेरे साथ बैठने की। अच्छा मैंने कहा कह रही है मैं तो फौरन सहरान हो जाऊंगा। नहीं मैं तौबा कर लूं क्योंकि मुझे पता है कि वो भी अगर आम रोड पे भी रेसिंग के ट्रैक में चला रही हूं तो कितना मुश्किल हो। अच्छा सलमा, उसके साथ साथ ट्रेनिंग हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा आपके साथ एक प्रॉपर टीम है और बहुत बड़ी टीम है जो आपके साथ प्रॉपर कोऑपरेट करती है। सो ट्रेनिंग्स के हवाले से बताएं किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग करते हो आम रूटीन में भी, और जब आपने इस तरह की रैलीज में पार्टिसिपेट करना होता है, रेसेस में पार्टिसिपेट करना होता है? देखिए ट्रेनिंग का एक इशू थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि हम लोग जैसे कि मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ और जैसे कि मैं अपनी टीम जो टॉप सिटी 1 के साथ हूँ तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी लैंड दी हुई है और ये काफ़ी मैं थैंक्सफुल हूँ उनकी कि वहाँ जाके थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी सैंड और नॉर्मल जो सरफेस होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4-5 दिन पहले जाते हैं
और वहाँ जाके जो है जितनी ट्रेनिंग हो सकती है बस वहाँ पे करते हैं। हम फिर हमें जो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको ये गाड़ियाँ जो है ये स्पेशल सिर्फ डेजर्ट के लिए बनाई गई हैं, नॉट ऑन रोड या जो भी ये नॉर्मल जो आपकी सरफेस होती है इस पे नहीं चलाई जाती। इसमें तो एक ये भी हम लोग रेस से पहले 4-5 दिन पहले जाते हैं। इसमें तो ये भी इशू हो सकता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में भी खुदा ना खास्ता व्हीकल डिसऑर्डर हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव व्हीकल का अरेंजमेंट होता है? क्योंकि गाड़ी यूजुअली अफोर्ड करना ही बड़ा मसला होता है, गाड़ी अच्छी खासी महंगी गाड़ी है जो जिसको आप रेस करवाते हैं, तो फिर इसके लिए क्या अरेंजमेंट होता है आपके पास? जी आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मेरी टीम ने मुझे इस वक्त जो है वो प्रैक्टिस के लिए दूसरी गाड़ी दी है। हमारी सपोर्ट टीम के पास अलग अलग गाड़ियां हैं और हम मतलब रेस से 2 दिन पहले जाके मैं सिर्फ अपनी रेस गाड़ी को जो है वो चेक करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, क्योंकि हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस की गाड़ी जो है वो सेफ रहती है। और ये जो मैं आपको ये बात कर रही हूँ, मेरे पास जो सपोर्ट टीम है अच्छी खासी बहुत बड़ी टीम है। चलें फिर वो आपके रेस साथ से जो पहले जो है पूरा क्रेडिट है वो प्रॉपर आपकी चेक टीम का भी करके, है। और हाँ होते रहते हैं, जैसे कि 20 रेस में भी हुआ कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और ये हो जाता है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है। यहाँ पे तो ठंड है, वहाँ पे सही गर्मी थी। गाड़ी का जो था वो थोड़ा सा इशू आ गया, फिर हम लोग अपनी आगे पीछे जो गाड़ियाँ थी टो करके लेके जाते हैं। पर ये एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, एडवेंचर है, हमें तो मजा आता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट प्राइज मनी? वाज इट गुड प्राइज मनी दैट यू गॉट, या आपको लगता है कि नहीं? ये सवाल मेरा पूछने का जो मकसद है वो ये है कि बाकी सभी लीग्स के अंदर या रेसेस तो खैर पाकिस्तान में इतनी होती नहीं है, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे PSL आ रहा है, बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स इसके अंदर हैं और बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं। आप लोग भी तो डिजर्व करते हैं बिकॉज आप लोग मेहनत करते हैं, पैसे लगाते हैं अपनी कार्स के ऊपर। तो इस हवाले से हमें बताइए कि इसमें आप क्या देख रही हैं, इसमें जो कॉर्पोरेट वो एलिमेंट है? हाँ जी, इस बारे में मैंने मतलब लास्ट टाइम भी बात की थी। हमारे जो सीनियर है नादिर भाई, उनसे मैंने कहा था एक तो फीमेल को प्राइस मनी वैसे ही मतलब नॉर्मल उससे थोड़ा कम दिया जाता है जो बाकी रेसर्स होते हैं। मैं इनको कहती हूँ कि भाई फीमेल जितनी दूर से आती है, मेरे साथ 3-4 और डबल देना चाहिए मेरे तो हिसाब से। उनको थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए। जितनी हमारी व्हीकल्स और जितना हमारा खर्चा है, लाइक मेरा स्पॉन्सर ही है, वो सब कुछ मतलब सारे एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करते हैं, वरना तो जो हमें प्राइज मनी मिलता है वो बहुत ही थोड़ा दिया जाता है अगर मतलब कंपेयर किया जाए तो प्राइज मनी से तो मैं खुश नहीं। ठीक है। अच्छा सलमा, व्हाट अबाउट अदर गर्ल्स जो पार्टिसिपेट करती हैं, कितना ज्यादा आप देख रहे हो कि टाइम के साथ साथ इस तरह की जो कह ले एक्टिविटीज हैं उसमें खवातीन की रिप्रेजेंटेशन? बिकॉज मुझे लगता है कि ये वो स्पोर्ट है जिसको लगता है कि ये मर्दों का ही है, गाड़ियां चलाना एंड ऑल दैट। सो कितना रुझान आपने खवातीन का भी देखा है कि टाइम के साथ साथ ज्यादा लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? जी बिल्कुल, अभी यंगस्टर्स आ रही हैं। इस बार भी 2 मैंने नई यंगस्टर्स देखी थी और वो काफ़ी मतलब उनकी एज भी छोटी थी, लाइक शी वो एक 18 की थी और उनकी नेविगेटर भी जो थी वो भी 22 ईयर्स ओल्ड थी। अच्छा। मैं देख रही हूँ काफ़ी लड़कियाँ आ रही हैं और मैं चाहती भी यही हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए हम लोग वुमेन कैटेगरी चला रहे हैं। जितनी ज़्यादा आएंगी कंपटीशन टफ होगा। बट मैंने क्या देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल मुझे हुए आए हैं जब से मैं आई हूँ, अब फीमेल कैटेगरी को काफी एंजॉय किया जाता है, स्पेशली मतलब बड़े रेसर्स आते हैं और वो मतलब देखते हैं फीमेल कैटेगरी को। अच्छा, आपने चूंकि मुसलसल तीसरी बार हिस्सा लिया है, इंप्रूवमेंट आपने अपने तौर पे तो की होगी, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से बताइए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने इस रेस के अंदर या इसकी अरेंजमेंट के अंदर जो आपने फ्लॉज महसूस किए, जो आप यहाँ पे सजेस्ट करना चाहती हैं कि अगर ये चीजें इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएं तो इसमें मजीद बेहतरी आ सकती है, ये मजीद बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट कर सकती है पाकिस्तान को दुनिया भर में। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि जो एरियाज़ हमारे पास हैं डिफरेंट किस्म के, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेशनली रेसर्स को इनवाइट किया जाए। जब उनको इनवाइट करेंगे, वो यहाँ आके हमारे साथ रेसेस करेंगे, तो इंटरनेशनली जो है वो इस मतलब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और आगे जाएगा। मुझे मतलब थोड़ा सा यहाँ सिर्फ, बाकी तो जैसे अभी 3rd टाइम मैं चोलिस्तान पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट आती जा रही है और ऑर्गेनाइजर जो है वो अच्छी से अच्छी कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो भी मतलब थोड़े से इनके फॉल्ट्स थे वो उन्होंने उनको ठीक किया, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे पास इंटरनेशनल रेसर्स नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के स्टेप्स ले कि इंटरनेशनल रेसर्स को जो है उनको बुलाए, इनवाइट। अच्छा सलमा, आपका अगला टारगेट क्या है? जिस तरह से आपने कहा पाकिस्तान में नहीं आते, आप कहीं जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में?
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का प्लान है, मेरा टीम के हम लोग का प्लान है, इंशाल्लाह हम लोग डकार रैली में जाएंगे। और लेकिन उसके लिए थोड़े से FIA अप्रूव लाइसेंस चाहिए, उन पे वर्किंग चल रही है। और आज तक पाकिस्तान से मेल फीमेल किसी ने नहीं पार्टिसिपेट किया, बट ये मेरा ड्रीम है और इंशाल्लाह हम पूरा भी करेंगे और विनिंग मतलब पाकिस्तान का झंडा जो है वहाँ पे लहरा के आप आएंगे। न सिर्फ जाएं बल्कि जीत के आएंगे इंशाल्लाह। आप हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। यू नो व्हेनेवर यू एम हाई तो अल्लाह आपकी हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच सलमा मरवत फॉर बीइंग विद अस और हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। मरवत खान हमारे साथ मौजूद थी, फातिह थी चोलिस्तान जीप रैली की और उनका अगला टारगेट इट्स गोइंग टू डकार रैली दैट्स द बिगेस्ट वन। अच्छा इसमें जो इन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से बात की, उस्मान बुज़दार साहब ने वैसे कहा है कि अगली दफ़ा हम कुछ इंटरनेशनल रेसर्स को बुलाएंगे। जुल्फी बुखारी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और जब इंटरनेशनल रेसर्स आएंगे फिर बड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी आएंगे तो इन लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स करने का मौका मिलेगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है ना आजकल की दुनिया में। वाकई कमर्शियल फैक्टर ऐड हो जाता है। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे कोरोना वबा की। तो इसमें वाज़ेह कमी देखने में आ रही है, ताहम मस्बत केसेस की बात की जाए तो अमवात का सिलसिला वो जारी है। इससे बचाव के लिए मुल्क भर में फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन मुल्क भर में अगर बात की जाए तो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में सूबों और इस्लामाबाद को मजमूई तौर पर 1,90,000 खुराकें दी गई थी। अब तक सिर्फ 60,000 डोजेज इस्तेमाल हुई हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद और दीगर सूबों को वैक्सीन की दूसरी खेप की फराहमी मौखूफ करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि वैक्सीन कीमती है, जब तक पहली डोज नहीं लग जाती तब तक दूसरी जारी नहीं करेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए NCOC ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की हिदायत करते हुए कहा है कि वो जो मुतल्लका इलाके हैं उनमें और मराकज़ में जाकर खुद और अपने ख़ानदान को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और इसके साथ साथ दूसरे मरहले में वैक्सीन लगाने के लिए 65 साल और इससे ज़्यादा की उम्र के जो शहरी हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। बिल्कुल, और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि ऑक्सफोर्ड की ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 28 लाख खुराकें मार्च के शुरू में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और दूसरे मरहले में वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये दावा किया है कि जून से पहले एस्ट्राजेनेका की 1,70,00,000 डोज पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरोना वैक्सीन में अदम मसावात पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि 75% वैक्सीन सिर्फ अमीर मुल्कों ने हासिल कर ली है, जबकि 130 मुल्कों में से अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची। वैसे देखें ना, वैक्सीन के अंदर भी ये चीज़ आई गई है। सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा पूछ। फैसल, थैंक यू वेरी मच। दो कि आपका सब्जेक्ट तो हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशंस का स्टेटमेंट है समहाउ एक बाइस्ड अप्रोच है। ऐसा लगता है कि जो ममालिक ज़्यादा डेवलप्ड हैं उनको ज़्यादा कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि सभी इक्वली सबको कोरोना ने डैमेज किया है, लेकिन उसके बावजूद जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे वांट टू बाय द वैक्सीन ऑन अर्लियर बेसिस, और जो हमारे जैसे मुल्क हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इस बिहेवियर को आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर फैसल? तो देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेड था, और ये सिर्फ वैक्सीन के साथ नहीं मगर हर दवाई के साथ होता है। जो दवाइयाँ महंगी होती हैं, जो दवाइयाँ लोगों को वो अक्सर आपको डेवलप कंट्री में मिल जाती हैं, और इवन आम दवाइयाँ यहाँ डेवलपिंग कंट्री में नहीं आती, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट कम है, यहाँ पे ये सब इकोनॉमिक्स है अनफॉर्चुनेटली टू बिगिन विद। ठीक हो गया। डॉक्टर फैसल, ये जो हम फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा जो प्रोसीजर है वो बहुत स्लो है। 2 लाख में से 60,000 लगाई गई है। सो क्या लगता है कि क्यों, इसकी क्या वजूहात हैं कि ये इतना स्लो चल रहा है प्रोसीजर, और जबकि हमने प्रायोरिटी बेसिस पे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को टारगेट किया था? तो इसके एक्चुअली कई वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि शुरू के अंदर जो सिस्टम था रजिस्ट्रेशन का, उसमें थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ हिकअप्स थे। एक तरह से रजिस्ट्रेशन के जो सिस्टम था वो सही से काम नहीं कर रहा था, वो उसको स्मूथ आउट कर दिया गया है और अब रजिस्ट्रेशन आराम से हो रही है। मगर इसके साथ साथ ये है कि जो लिस्ट हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की थी, उनके सारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो उस लिस्ट में आए नहीं हैं, और उस पर भी काम हो रहा है। इसके साथ ये भी है कि थोड़ी सी वैक्सीन हेसिटेंसी है, यानी कि कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स अभी तक घबरा रहे हैं कि वो वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं। एंड देन फाइनली वैक्सीन लगाने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है कि आप जाएं, और फिर एक दिन में आप सिर्फ एक लिमिटेड नंबर है जितना आप लगा सकते हैं। आप ये नहीं चाहते कि हमारा बहुत बड़ा हजूम हो जाए लोगों का, तो वो ऑब्वियसली आप प्लान करके करते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है, मगर आप सही कह रहे हैं कि रफ्तार थोड़ी सी और तेज हो सकती है। अच्छा, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं नॉर्मली या फ्रंट वर्कर्स हैं, ये यूजुअली या तो गवर्नमेंट से इनका ताल्लुक है, इवन प्राइवेट से भी है तो किसी न किसी इदारे एसोसिएशन से होते हैं, ऑब्वियसली तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डॉक्टर फैसल, आपको नहीं लगता कि अगर एक SOP जारी कर दी जाए कि जो भी हेल्थ वर्कर किसी भी इदारे से वाबस्ता है उसके लिए लाजमी है, मैंडेटरी है कि वो ये वैक्सीनेशन करवाए, तो इसमें जो रेशो है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर हमने जैसे वॉलंटरीली उनके ऊपर छोड़ा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। डोंट यू थिंक एक SOP बना देनी चाहिए?
सो ये थोड़ा सा एथिकल मसला हो जाता है, बिकॉज आप इसको आप मैंडेटरी कर नहीं सकते। आप कोई भी दवाई लें, आपके अंदर कोई भी कोई चीज डाले तो इसके अंदर आपकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के ये सब चीजें नहीं कर सकते। अगर मुझे वैक्सीन नहीं लगानी किसी भी वजह से तो ये मेरा राइट है कि मैं इसको रिफ्यूज कर सकूं। तो ये थोड़ा सा ये मुश्किल एथिकल सा मसला हो जाता है कि आप नहीं, अगर तो डॉक्टर साहब अगर तो रीजन मेडिकल है ना, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है वो नहीं लगवा रहा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मैं इंतजार करूंगा कोई दूसरा लगवा ले, क्योंकि एक डॉक्टर के ऊपर या एक मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारी लाइफ्स डिपेंडेंट होती है। एक आम इंसान या एक आम आदमी की तरह ये लोग ऑब्वियसली नहीं होते। ये लोग ज्यादा, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है और इंपॉर्टेंट भी ज्यादा होते हैं। हाँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे राइट छीनने के वो ये डिसाइड ना कर सकें कौन सी दवाई या कौन से ट्रीटमेंट वो इस्तेमाल करें जस्ट बिकॉज वो ज्यादा सो ये थोड़ा सा एज अ हेल्थ केयर वर्कर एवरीबडी हैज अ राइट कि वो डिसाइड करें कि वो दवाई लें या वैक्सीन। देन हाउ टू मेक श्योर दिस कि आप जैसे कह रहे हैं कि उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है, यस डिपेंड करता है, यू राइट। इसको कैसे मेक श्योर करें, क्योंकि हमने कम से कम एक सर्टेन नंबर तक तो जाना है और ये लोग अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर दीगर शहरियों को वैक्सीन कर पाएंगे और दीगर शहरियों में अवेयरनेस भी क्रिएट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, सो आपने एग्जैक्टली सही अल्फाज इस्तेमाल किया, अवेयरनेस। सो इसके अंदर अवेयरनेस का बहुत ताल्लुक है एंड एक्चुअली आई कैन टेल यू, हमारे हॉस्पिटल में शुरू के दौरान में बहुत हेजिटेंसी थी वैक्सीन के, हेल्थ के वक्त से बात करके उनको तसल्ली दे के खुद वैक्सीन लगा के जब लोग देखते हैं कि आपके दोस्त आपके कोलीग वैक्सीन लगा रहे हैं तो फिर लोग खुद आके बढ़ के वैक्सीन लगाते हैं। तो इसमें अवेयरनेस का ताल्लुक है, नॉट मैंडेटरी बनाना। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फैसल, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो हुकूमत ने 60 साल से जो ज़ायद अफराद के उम्र के लोग हैं उनको चीनी वैक्सीन की बजाय ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का ऐलान किया। क्या रीजन है? साथ में ये भी कहा जा रहा था कि जो ऑस्ट्राजेनेका है इसको कम टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है और पाकिस्तान के पास क्या उस तरह से फैसिलिटी या उस तरह के मामला थे, तरीकाकार वजह किया गया है? जी, तो इसका रीजन बहुत आसान है। वो ये कि जब ये साइनोफार्म वैक्सीन की जो इनिशियल ट्रायल्स थे उसमें से ओवर 60 लोग सिर्फ तकरीबन 600 लोग थे। तो जब इसका डेटा रिव्यू किया था तो वी डिड नॉट नो कि ये इस एज में काम करेगी कि नहीं करेगी। इस वजह से एस्ट्राजेनेका जिसके लिए डेटा ज्यादा है तो वो हम इस्तेमाल करें। हैविंग सेड दिस, साइनोफार्म का एक्स्ट्रा डेटा भी हमने मंगवाया है, एक दफा वो आ जाता है तो शायद वो भी ओवर 60 के लिए इस्तेमाल हम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी आने वाले वक्त में वैक्सीन को लेकर आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा टू मेक पीपल श्योर कि वो इसको अगर लगवा लेते हैं तो उनको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें लग रहा था वैक्सीन मिलेगी नहीं, ये मसला है, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, फिर हमें लगा फंड्स का प्रॉब्लम होगा, अब हमें लग रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, लोग लगवाएंगे नहीं। आपको क्या लग रहा है? So I think challenges बहुत सारे हैं। I think starting from कि आप इतने वैक्सीन आपके पास हो कि वो पॉपुलेशन को लग जाए एंड पॉपुलेशन को उस तरह से लगे कि ये इक्विटेबल हो, यानी कि सबको लगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक दफा प्राइवेट में आ जाए तो सिर्फ अमीरों को लगे और गरीबों को ना लगे। कोई बात जो दुनिया भर में हो रही है वो विद इन द कंट्री भी हो सकती है। सेकंड चीज ये कि दफा वैक्सीन आ जाए तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि भाई उसका कोल्ड चेन मेंटेन हो, ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ पे हमको पता है कि कोल्ड चेन मेंटेन हो रहा है, और कितने सेंटर्स बनाए कि लोग जाके वैक्सीनेट करें। एंड देन थर्ड ऑब्वियसली एक दफा वैक्सीन आ जाए और आप पहुंचा भी। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब अब ये अमीर गरीब वाला मसला मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लगता है कि सबसे, क्योंकि जो हमारी मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं पढ़ी लिखी क्लास है, मेडिकल को समझते हैं, अगर वो रिलेक्टेंट हैं तो आम आदमी तो डेफिनेटली होगा। अब तो पोलियो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग खुदा ना खास्ता नहीं कहना चाहिए लेकिन तैयार नहीं होते, हमें मालूम है। तो ये मुझे लगता है अब तो मसला दूसरी जाने जा रहा है, इसको हमें किसी ना किसी लेवल पे ठीक करना होगा, एड्रेस करना होगा। So I don't think it's all reluctance. I think पूरी चीज जो डिले है वो सब इस वजह से नहीं क्योंकि इतने सारे लोग लगाना नहीं चाह रहे, इसमें लॉजिस्टिक इश्यूज भी हैं। और याद रखें अगेन मैंने जैसे बताया कि हमारे पास एक लिमिट होती है कि हम कितने लोगों को लगा सकते हैं ऑन डेली बेसिस। So even though at this point लगता है कम है, मगर लास्ट वीक से कंपेयर करें तो फिर भी ज्यादा बढ़ रहा है ना ये। ठीक हो गया, बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल कि आप हमें ज्वाइन करें, हवाले से अपडेट किया। वैक्सीन के हवाले से फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल को प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिलक्टेंट नजर आ रहे हैं और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। हाँ, कुछ लोग, और उसके साथ साथ ये भी एक बात काबिल गौर है कि जो आम पब्लिक है जब तक उस तक इसकी रसाई होगी तब तक देखना होगा कि लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन अल्लाह करे कि कोविड से हमारी जान छूट जाए और ये वैक्सीन का मामला भी सॉर्ट आउट हो जाए। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। नाजरीन, आज मैं आई हूँ लाहौर के बहुत ही कदीम बाजार में जो है अनारकली, और यहाँ पर बहुत ही कदीम एक बेकरी है जिसका नाम है मोहकमुद्दीन एंड सन्स बेकरी। इसकी हिस्ट्री तो ये है कि सैयद मोहकमुद्दीन एक नौजवान थे जिन्होंने
पहली बार 1 जनवरी 1889 को ये बेकरी लाहौर में बनाई। इनके केक और पेस्ट्री वगैरह का टेस्ट आज भी वैसा है जैसे 100 साल पहले था। और इस चीज का राज क्या है, चले आए इनके ओनर से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मोहकम नकवी साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बेकरी का नाम भी मोहकम है, आपका नाम भी मोहकम है, तो ये बेकरी आपके नाम पे है? मेरे दादाजी का नाम भी सैयद मोहकमुद्दीन था और मेरा नाम भी उनके इसमें ग्रामी पे रखा गया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सादत है। आप मुझे बताएं कि इस बेकरी की हिस्ट्री क्या है? बरसगीर की ये पहली बेकरी है जो मेरे दादाजी ने कायम की थी। उससे पहले बेकिंग का कोई रिवाज नहीं था और ना बेकरी की अशिया लोग खाते थे। 1889 में मेरे दादाजी ने इस बेकरी को कायम किया। लेडी एचिंसन के साथ हमारे चूँकि वालिदैन बुज़ुर्गों के खुसूसी मरासिल थे, तो उन्होंने खुसूसी शफ़क़त और मोहब्बत से उनको बेकिंग सिखाई, जिसको उन्होंने फिर यहाँ एक बुनियाद रखी बेकरी की। और फिर चूँकि ये शराफिया की बेकरी थी, अंग्रेज़ों की थी, तो उन्होंने कोशिश की कि ये आम आदमी की पहुँच तक भी जाए। तो उसके लिए वो रात के टाइम बास्केट्स बना के अंदरून शहर जाते थे और लोगों को वो खिलाते थे कि उन लोगों को पता लगे कि हमारी बेकरी का म्यार क्या है, और उनकी पहुँच तक खुद गए कि गरीब जो लोग हैं वो भी इस चीज़ से इस्तेफादा करें। और वही बरकत हमें मिली है कि 150 साल में हमारे नस्ल दर नस्ल क्लाइंट आ रहे हैं। मोहकम बेकरी की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी शौक से खाई जाती हैं? हमारा रिचमंड केक है जो बड़ा मशहूर मरूफ है और बहुत ज़्यादा जायकेदार है। उसके अज्जा बड़े कीमती हैं और उस पर बड़ी मेहनत होती है। वो सीजन केक है, जितना वो पुराना होता जाएगा उतना उसका टेस्ट है। फिंगर बिस्किट हैं जी, और फिंगर बिस्किट जो है वो केक अंग्रेज़ औरतें उंगलियों की तख़य्युल है जो हमारे दादाजी के पास आती थी। उन्होंने उसको बिस्किटों की सूरत में पेश किया। और खताई हमारी बादामी खताई है, सूजी बादामी खताई, और हंटर बीफ हमारा बड़ा स्पेशल है जो हम भरपूर सर्दी के मौसम में बनाते हैं और जो लाजवाब किस्म का उसका टेस्ट है। बिस्किट्स हमारे सारे बटर पफ, चीज़ स्ट्रॉज, और ये जो पेस्ट्री आप देख रही हैं मैम, ये हमारी उस वक्त से लेकर हमारे दादा जान के दौर से आज तक चल रही। ये वो पेस्ट्री है कि जिसको खा के लोग दोबारा बार बार आते हैं। और ये लोग समझते हैं कि ये अभी पेस्ट्री नहीं बनती, मगर हम लोग उसी ट्रेडिशन को लेकर चल रहे हैं और हम इसको बना रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा बिकती है और इसका जायका भी आज की फ्रेश क्रीम पेस्ट्री से और बाकी पेस्ट्रियों से बिल्कुल जुदा गाना है। अच्छा मोहकम साहब, आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से केक हैं जो आज भी आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं? हमारे रिचमंड केक्स बहुत मशहूर हैं, बड़े जायकेदार हैं और बहुत डिमांडिंग हैं। लोग कहीं भी हों दुनिया में वो हमारा रिचमंड केक लेके जाते हैं। उसी में एक वेडिंग केक बनता है जो बड़ा लाजवाब और बड़ा जायकेदार होता है। अच्छा, जैसे बड़े सगीर में सबसे पहले केक और पेस्ट्री वगैरह का तारुफ आपने करवाया था, तो इसी तरह बेकरी में कोई और भी चीज़ें हैं जो आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई? जी बिल्कुल जी, ये पेस्ट्री जो बटर क्रीम में, इसका बटर स्पॉन्ज है, क्रीम रोल है हमारे बटर में, क्रीम पफ्स हैं, और रस जिसको आम लोग पापे बोलते हैं, और वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवाई। फिर चीज़ सॉस और बटर पफ मुतारफ़ करवाए। मैं काफ़ी देर से यहाँ देख रही हूँ कि जब कोई आपका नया या पुराना कस्टमर आता है, आप सैंपल के तौर पे उनको बिस्किट या जो पेस्ट्री वगैरह आप देते हैं, तो इसकी क्या वजह है? जो भी कस्टमर हमारे पास आता है, नया हो या पुराना हो, वो हमारा रिस्क लेके आते हैं। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और बहुत ज़्यादा हम लोग उनसे प्यार करते हैं, और इसलिए उनको ये खिलाते हैं कि वो यहाँ आए तो उनको अपनायत भी महसूस हो और हमें बरकत भी मिले। और ये रवायत हमारे दादाजी के मुबारक हाथों से चली और जो आज तक कायम है, और हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। बेकरी को 142 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस दौरान कौन सी मशहूर शख्सियात वगैरह है जो जिनको आपने केक सर्व किया हो? हज़रत कायद आज़म अल्लामा इकबाल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सर मुरातब अली की फैमिली, मियाँ मीरदीन साहब की फैमिली, यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यहाँ बनफ़्स नफीस तशरीफ़ लाए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए सालगिरह का केक लेकर गए। और बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ जिनको हमने केक सर्व किया है। ये मौजूदा गवर्नर जनाब सरवर साहब हैं। शहंशाह ईरान जब तशरीफ़ लाए तो उनके लिए मेरे वाले खुशबख्त हुसैन साहब ने केक बनाया था, जिसमें से ज़िंदा शराजी कबूतर और लालियाँ और फाख्ताएँ निकली थी। और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट थे कि जिस वक्त इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई उसमें केक सर्व हुए और बड़े खूबसूरत केक बनाए गए जो इस्लामी नुक्ता निगाह से इस्लामी यकजहती के लिए थे। अंग्रेज़ बिशप जो उस दौर के थे 1800 में, और उसके बाद उनको केक सर्व किए गए।
और डॉक्टर रोवन विलियम आज भी जब कैंटरबरी तशरीफ आए, उनको एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा नफीस केक उनके फंक्शन में बनाया गया जो लेजेंड जॉन मलिक साहब की जुबली थी। और तमाम चर्चेस को हम लोग सर्व कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप इवेंट्स वगैरह पे केक बनाते हैं, तो पिक्चर केक भी बनता है? हमारा पिक्चर केक बहुत खूबसूरत बनता है जी। उसकी अमेरिकन आइसिंग की शीट है और उसकी इंक भी जो है वो स्वीटन है, और वो बड़ी एक बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर बनती है उससे, और वो बड़ा मेहनत तलब काम है जी। इसी तरह हम इवेंट केक्स बनाते हैं, ब्राइडल शावर के, बर्थडेज़ के। तो शक्कर राना साहब जो मशहूर आलम टेस्ट एम्पायर हैं, उनके पोते सलमान राना का एक बहुत बड़ा केक बना था जिसमें जिमखाना क्लब की इमारत बनाई गई और इंडिया और पाकिस्तान की टीम का उसमें क्रिकेट मैच दिखाया गया था। अच्छा, ये इतनी पुरानी माशाल्लाह बेकरी है, तो क्या रेट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। रेट हमारे बड़े मुनासिब हैं जो हर इंसान की रेंज में आ जाएं। हम क्वालिटी बढ़ाते हैं, रेट नहीं बढ़ाते। म्यार को बरकरार रखने का क्या राज है? ये हमारा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। यहाँ एक फैमिली है, मोकमदीन एक फैमिली है जी। क्वालिटी का एक राज और है जी कि हम दोनों भाई इसको बड़ी अपनाइयत से और मोहब्बत से बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे हाथों में जो अल्लाह तबारक ताला ने फ़न अता फरमाया है उसका जो चाशनी है और उसका असर दूसरे के दिल तक जाए, और वो क्वालिटी महसूस करके लोग दोबारा आते हैं। बेकरी की बिल्डिंग पुरानी है थोड़ी सी, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि इसको नया बना लिया जाए या कहीं और बना लिया जाए? ये विरसा हमारे जो दादाजी दे गए, इसको हमने संभाल के रखा हुआ है। हम ओरिजिनलिटी के कायल हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरह रहे और लोग आके देखें तो ज़ुबान हाल से पता लगे कि जी ये कितनी पुरानी है। सब कॉन्टिनेंट में बनाई जाने वाली ये सबसे पहली पेस्ट्री है जिसके फैन इलामा इकबाल और कायदे आजम भी थे। मैं भी इस पेस्ट्री को ट्राई करती हूँ। वाकई ये मुझे पता चल गया वो इस पेस्ट्री के क्यों फैन थे। अगले देसी खाने तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और दूसरे हिस्से में सबसे एक्साइटिंग हमारा जो सेगमेंट यूजुअली ऑन फ्राइडेज हम आपको दिखाते हैं वो फ्लैग्स होता है, जिसमें हम डिफरेंट एम्बेसीज एम्बेसडर से आपकी मुलाकात करवाते हैं, किसी दूसरे मुल्क का कल्चर डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डिस्कस करते हैं। आज सना हमायूं हमें लेकर जा रही हैं ऑस्ट्रियन एम्बेसडर के पास और उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रिया रिलेशनशिप के बारे में और ओबियसली ऑस्ट्रियन मामलात के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गो एंड वॉच फ्लैग्स। दिलकश सयाहती मकामात और कदीम तहजीब अपने अंदर समोए ऑस्ट्रिया, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरी ऑस्ट्रिया भी कहते हैं, बर्रे आज़म यूरोप के वस्त में वाक़ खुश्की से घिरा हुआ खित्ता। कुल आबादी 83 लाख और इसके शुमाल में जर्मनी और चेक रिपब्लिक, मशरिक में स्लोवेकिया और हंगरी, जुनूब में सिल्वानिया और इटली, जबकि मगरिब में स्विट्जरलैंड और लेक्टेस्टाइन के मुमालिक वाक़ हैं। ऑस्ट्रिया को दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में से एक माना जाता है। ऑस्ट्रिया की फीकस आमदनी $43,723 सालाना है। यूरोप का अहम तरीन मुल्क। मुझे आज पाकिस्तान में मुकीम ऑस्ट्रियन सफ़ीर से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात का मौका मिला ताकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात के बारे में जान सकूं। Welcome to the Austrian residence. It's very fine to have you here. Thank you very much. Thank you very much for having me and giving your time. Please come along. Thank you. Join. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ ऑस्ट्रियन रेजिडेंस में, जहाँ मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ ऑस्ट्रियन एम्बेसडर मिस्टर निकोलस केलर से। हेलो एंड गुड इवनिंग। Good evening. हाउ आर यू? Fine, thank you. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। It's a pleasure. Okay, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में अब तक रहने का तजुर्बा कैसा रहा?
I'm here since 2 years together. मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ 2 साल से रह रहा हूँ। पाकिस्तान बहुत पुरजोश मुल्क है। हम यहाँ बहुत घूमे हैं और बहुत सी नई चीजें दरियाफ्त कर रहे हैं। हमें यहाँ रहकर बहुत मजा आ रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छी मेजबानी करते हैं और अपने मुल्क के लिए बहुत संजीदा हैं। मैं पाकिस्तान इसलिए आया हूँ कि ये तारीखी और सियासी लिहाज से एक अहम मुल्क है और अब तक मैं यहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान हूँ। यहाँ का फन्ने तामीर और कल्चर बहुत मुनफरिद है। It's a historically and politically very interesting country, and since then I'm always been surprised of all the richness and beauties you have. Okay, first of all, tell me about... मुझे ये बताएं मोहम्मद असद कौन थे और उनकी क्या तारीख है? He was actually मोहम्मद असद मेरी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुए थे। यूरोप में इनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूक्रेन से है। हम मोहम्मद असद पर एक कॉन्फ्रेंस इनेकाद करने का इरादा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि वो पाकिस्तानी शहरी भी थे। एक सहाफ़ी और एक स्कॉलर होने के नाते वो एक शानदार शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी बहुत काम किया। मेरे लिए ये फख्र की बात है कि हमारी सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने आपकी सरजमीन के लिए इतना काम किया। that he was born in our part of the world and that he helped your part of the world. As I can see, how do you... दोनों ममालिक के मौसमों में काफी मुमासिलत पाई जाती है। दोनों ममालिक में पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। दोनों मुल्क किस तरह मिलकर सयाहत को प्रमोट कर सकते हैं? How do you see that both countries can promote tourism? It's like we हमने सयाहत को प्रमोट करना 50 साल पहले ही शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रिया की टोटल आबादी 8 मिलियन है, जबकि हमारे मुल्क में हर साल 50 मिलियन लोग सयाहत के गर्ज से आते हैं। हमारी मईशत का एक बड़ा हिस्सा सयाहत पर इन्हिसार करता है। सर्दियों में हमारी सयाहत पहाड़ों का रुख करती है और गर्मियों में हमारी सयाहत झीलों का रुख करती है। पाकिस्तान को हमसे सीखने की जरूरत है। Pakistan could learn from us how to do it the best way and to make it most enjoyable for the visitors. And what message will you give to the foreign? पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला पूरी दुनिया में मशहूर है। आप इंटरनेशनल कोह पैमाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? Mountain ranges to explore to summit. Pakistan has some of the दुनिया के मशहूर पहाड़ी सिलसिलों में पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों का शुमार भी होता है। इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है और इन्हें सर करना बहुत मुश्किल है। मैंने अब पाकिस्तान के शिमाली इलाके देखना शुरू किए हैं। मैं सकरदू भी गया हूं और अब बहुत जल्द गिलगित जाने का इरादा है। पाकिस्तान में बहुत पुरानी हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अपनी खुसूसियात को पहचानें और इनसे फायदा उठाने की कोशिश करें। Austria will still have millions of tourists coming every year since your country is so big and has so much to offer. Now coming to the little more serious part. अब मैं इंटरव्यू के रस्मी सवालों की तरफ जा रही हूँ। मुझे ये बताएं, दोनों ममालिक के माबेन तिजारत किन चीजों पर की जाती है और इसका रेशियो क्या है? What are the current trading exchange rate? It's like Europe and including यूरोप में ऑस्ट्रिया पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मार्केट की हैसियत रखता है। हम पाकिस्तान से टेक्सटाइल का सामान ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान हमसे खाने पीने की अशिया जैसे कि चीज, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और हैवी मशीनरी इंपोर्ट करता है। ऑस्ट्रिया पाकिस्तान की हाइड्रो पावर स्टेशंस और पेट्रोलियम मंसूबों में भी मदद कर रहा है। मजमूई तौर पर दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इनमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश भी है। 2020 में हमें मुश्किल पेश आई थी, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। or also in the petroleum sector. पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आप सीपैक का क्या रोल देखते हैं? इससे हमारी मईशत कैसे बेहतर हो सकती है? I think CPEC पाकिस्तान के लिए सीपैक बहुत अहमियत का हामिल है। सीपैक पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान में नए रोड्स बनाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक मैं यहां हूं ये रोड्स बन जाएंगे। मैं बरास्ता रोड इस्लामाबाद से कराची जाना चाहता हूं। जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। Only when these gaps are closed, your economy can develop the full potential. Wonderful. So, Austria played a 2010 और 11 के सैलाब में ऑस्ट्रिया ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। इसके अलावा आपका सिफारत खाना किस तरह के समाजी काम करता है? social work in Pakistan. ऑस्ट्रिया एक छोटा मुल्क है। हमारी आबादी सिर्फ 8 मिलियन है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है।
यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को तरक्याती कामों के लिए एड देता है। हमारा इसमें एक बड़ा हिस्सा है। There we have a big share of the European programs which are running. So how do you see स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से मुतालिक आगाह करें। दोनों ममालिक किस तरह तालीमी सरगर्मियों में एक दूसरे के मददगार साबित हो सकते हैं। We have a very efficient system. हुनरमंदी को फरोग देने में दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने किया था। स्कॉलरशिप में हम नौजवानों को तकनीकी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। From there you will really get the qualified personnel you need to build up a strong industry. you have seen the पाकिस्तान में आपने मुख्तलिफ लोग और कल्चर्स देखे, क्या आपने पाकिस्तानी खाना भी ट्राई किया है? I've been trying. मैं हमेशा इलाकाई खाना पसंद करता हूँ। यहाँ मजे मजे के जायके पाए जाते हैं, लेकिन मैं ज्यादा शिमाल और मगरबी इलाकों के खाने खाता हूँ, क्योंकि इनमें मिसाला कम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के खानों में मिसालों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जब आप खाने में कम मिसाला इस्तेमाल करते हैं तो आपको खाने के असल जायके का अंदाजा होता है। What it tastes like. So that's my favorites. I like in Peshawar or going north. That's why I like. which one आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? Peshawar, they have all these. मुझे पेशावरी खाने बहुत पसंद हैं। मुझे पेशावर का पेंडा और सब्जी बहुत पसंद है। Wonderful taste. wonderful to know and I hope that मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। इंटरव्यू के रस्मी सवालात अब खत्म हो गए। मुझे अपनी फैमिली से मिलवाएं। मैं आपके बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। what are your hobbies, what do you do? So shall we proceed? Yeah. So please come along. Let's go to the garden. Thank you. Hello, welcome. Thank you. May I present my wife Ursula? Pleasure. Pleasure meeting you. And ऑस्ट्रियन सिफारत खाने में आपको देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। आए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। ठीक। such a nice park, and you have said it so right. It's quite spacious for any kind of activity. That's true. Please have a seat. Okay, thank you. So please may I offer you some tea? Thank you. I'll take it. Okay, मैं Ursula Keller. मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मुझे अपने बारे में बताएं, आपकी तालीम क्या है, आपके मशागिल क्या हैं, शादी से पहले क्या करती थी? What was your hobbies? What was your activities? Actually, मैंने सहाफत और सियासत पढ़ी है। मैंने यूरोपियन तारीख भी पढ़ी है। मैं PhD कर चुकी हूँ। मैं सहाफ़ी बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद ये इतना आसान साबित नहीं हुआ। लेकिन मैं खुद को आर्टिस्ट समझती हूँ। आजकल मैं ड्राइंग्स बनाती हूँ। And what I do recently is I make drawings. सहाफत से आगाज करके आर्ट पर खत्म करना कितनी मुनफरिद कहानी है। Artist. Exactly. Throughout a different transformative journey. Yes. Wonderful. So you are a chairperson of. आप ऑल इस्लामाबाद फॉरेनर विमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हैं। इस एसोसिएशन का मकसद क्या है? Say the mission of this whole Yes. association. Core is to do good to हमारा needy मकसद people in पाकिस्तान में Pakistan, मुस्तहिक to लोगों की मदद करना है। हम यहाँ साल में 2 प्रोजेक्ट्स करते हैं। Try to find 2 projects per year which we want to support. How many? आपके कितने बच्चे हैं? 3 boys 3 लड़के सारे जवान हैं and और all तालीम of हासिल them कर रहे हैं। are they study. I would like to start a rapid अब fire. मैं रैपिड फायर राउंड शुरू कर रही हूँ। Let me see. अब मैं आप लोगों की चॉइसेस पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहूंगी। मैं एक ही सवाल आप दोनों से पूछूंगी और आपको बारी बारी जवाब देना होगा। Choose one from both options. Okay. Tea or coffee? Coffee. Tea. Okay. Now I can see the difference. Okay. Wiener Schnitzel or Pakistani biryani? Wiener Schnitzel. Okay, wonderful. Here you go. Okay. Alpine skiing or football? Alpine Skiing. Good luck. Okay. Europe or Asia? Both. Okay. Sea or mountains? Sea. Yes, sea. Oh, nice.
Islamabad or Vienna? Vienna. Oh, I feel like you still miss your country. Yeah. But when we're in Vienna, लेकिन जब हम वियना जाते हैं तो हमें इस्लामाबाद याद आना शुरू हो जाता है। Traveling or resting at home? Traveling. And you? Also traveling. Okay, wonderful. Film or music? Film for me. Yeah, musical. Mozart symphonies. Yes. I heard. मैंने सुना है आप पियानो बजाते हैं। Yes, I learned. जी हाँ, मैंने सीखा था। मैंने इसकी प्रैक्टिस भी बहुत की। बस आजकल वक्त नहीं मिल रहा प्रैक्टिस करने का। मेरे पास पियानो रखा हुआ है। मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन चलें आपके लिए कोशिश करूँगा। I think I'm done with my questions. So shall we proceed for piano playing? Yes, let's finish this tea and go inside. Okay. So, to give you an idea of one of our most famous waltzes, I try to improvise to see, and there you see what will be normally have been dancing. And it's wonderful knowing you both. और ये थी फ्लैक्स की आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड जिसमें मुझे बहुत मजा आया because a lot more to know about a beautiful couple and head of mission ऑस्ट्रिया। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। अगले हफ्ते एक और नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मेटर्स की, जिसमें हिना न्याजी और वकार अहमद मलिक हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं, अक्ल को रद्द करने यानी दलीलों से काम ना लेने वाले। उनके हवाले से जानते हैं माइंड मेटर्स में। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच इमरान एंड अर्मला। वकार साहब, वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशल मीडिया, और आजकल जो है ना वो डिबेट छिड़ी होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन अक्ली दलील को मानने के लिए लोग क्यों तैयार नहीं है, क्यों उनसे हजम नहीं होती अगर उनको कोई सही जस्टिफिकेशन दे दी जाए? मतलब अक्ली दलील को ना मानने की वजह से जो बहस है वो तवालत इख्तियार कर जाती है, तूल पकड़ती है, और हम देखते हैं कि 600 कमेंट्स सोशल मीडिया पे भी और आम जिंदगी में भी। सो इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि कभी भी आप किसी के कोर आइडियाज को जब भी हिट करेंगे, कोर आइडियाज को पहले डिफाइन कर लें। कि कोर आइडियाज ये होते हैं कि जो डेवलपमेंटल फेजेस में जब आपकी परवरिश हो रही होती है तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो आपके दिमाग में घुसाए जाते हैं। वो आइडियाज जो हैं वो दिमाग जो है उनको बिल्कुल इस तरह लेता है कि जैसे उनका ताल्लुक सर्वाइवल से है। तो वो पूरी जिंदगी, मिसाल के तौर पे अगर आपकी कास्ट के हवाले से आपको बहुत सेंसिटिव किया गया है कि आप जो है वो पूरी दुनिया के सब न्याजी हैं और मतलब दुनिया में जो है वो बस न्याजी हैं, ठीक है। अब आप इतने ज्यादा सेंसिटिव होंगे कि अगर कोई बाद में, यानी अगर बचपन में ये आपको आपके दिमाग में ये बात ठोसी गई है तो आने वाली जिंदगी में ये आपका कोर आइडिया है। इसको जैसे ही हिट होगी, जैसे ये कोर आइडिया हिट होगा तो आप हर्ट होंगे, आपकी ईगो हर्ट होगी और आप एक खास किस्म की रेजिस्टेंस देंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि कल्चर से मुताल्लिक हैं, जो मजहबी ख्यालात होते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं, ये कोर आइडियाज हैं। सो आप कोर आइडियाज जब भी किसी के हिट करेंगे तो उसके अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होगा, यानी या तो वो चाहेगा कि वहां से भाग जाए, अच्छा, और या फिर वो फाइट करे, और फिर आपको इस तरह की जिस्मानी किस्म तब्दीलियां उसमें नजर आएंगी, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उसको स्वेटिंग, नर्वसनेस और ये तमाम चीजें, ये जो जितने भी सिम्टम्स हैं, जितनी भी अलामात हैं, ये बता रही हैं कि आपने उस शख्स के कोर आइडिया को हिट किया है। क्योंकि दिमाग जो है उसको आइडिया के तौर पे नहीं ले रहा, बल्कि दिमाग इस तौर पे ले रहा है कि ये तुम्हारे सर्वाइवल का मसला है, ईगो हर्ट हो गई है, ईगो भी हर्ट, तुम्हारे सर्वाइवल का इशू है, क्योंकि वो उसको सर्वाइवल के साथ नथी कर रहा होता है, क्योंकि डेवलपमेंटल फेजेस पे आपने उसको दिमाग में अंदर घुसाया होता है, फीड किया होता है। अच्छा,
दूसरा ये है कि क्या जिस बंदे को हम ये बात कोई भी अकली दलील दे रहे हैं उसकी कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है। मिसाल के तौर पे सिगरेट की कंपनी है, ठीक है, अब सिगरेट की कंपनियों को अगर आप ये बताना शुरू कर दें कि सिगरेट जो है वो मुज़र सेहत हैं और उसके दुनिया जहान के दलाइल ले आए तो वो किसी हद तक तो आपसे एग्री करेंगे और आप से एग्री करते हुए, हुकूमत से एग्री करते हुए वो डब्बी के ऊपर लिख भी देंगे, लेकिन डेफिनेटली उनकी दूसरी तरफ प्रॉफिट पे भी जद पड़ती है और वो पूरा एक बिजनेस है, तो वो उस तरफ तो नहीं जाएंगे कि आप उसको उनको बिल्कुल कन्विंस तो नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ तो अपने दलाइल लेंगे और एक रेजिस्टेंस आपको नजर आएगी। सो जब भी किसी शख्स के लिए दो चीजें हमारी हो गई कि एक तो कोर आइडिया, उसको जब भी आप हिट करेंगे तो वो आप बंदा जो है आगे से रेजिस्ट करेगा, और दूसरा ये कि अगर किसी के इंटरेस्ट हो, वो माली हो सकते हैं, वो किसी तरह के भी हो सकते हैं, और उनको गजंद पहुंचने का अंदेशा हो तो भी एक रेजिस्टेंस आपको नजर आती है, ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि आप किसी शख्स को अकली दलील क्या अलहदगी में या तन्हाई में दे रहे हैं या पब्लिक में दे रहे हैं। सम टाइम ये बात ईगो की तरफ चली जाती है और वो एक डिफेंस मैकेनिज्म एक बन जाता है। आप पब्लिक में किसी को भी कहेंगे तो वो ये समझेगा, और डिपेंड ये करता है कि आपने उसको बात कैसे बताई है, बहुत हम्बल होके बताई है या आपने बहुत ऊपर से आगे बताई है। टोन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी टोन ठीक नहीं है तो डेफिनेटली पब्लिक के अंदर वो उसकी ईगो हर्ट होगी, तो वो रेजिस्ट करेगा, वो बिल्कुल उसको नहीं करेगा, उसको बैकफायर इफेक्ट कहते हैं। वकार साहब, कोई भी अगर नॉर्मल बंदा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे भी पब्लिकली कोई स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके कोई बात बोलेगा तो ईगो तो हर्ट होगी और बुरा भी लगेगा। तो इस चीज से कोप अप कैसे किया जा सकता है? एक बहुत ही वाज़ेह गलती किसी ने कर दी, कोई रेफरेंस गलत दे दिया सोशल मीडिया पे, ठीक है। एक सूरत ये हो सकती है कि मैं फौरी तौर पे जो कमेंट्स होते हैं उस पोस्ट के वहां पे डालूं कि नहीं भाई तुम्हें क्या पता, ये रेफरेंस तुमने गलत किया है और तुम बड़े आलम बने, या मैं अगर सीधा सीधा भी कह दूं कि आपने रेफरेंस गलत दिया है, इवन देन ये कोई एथिकली या ये कोई अच्छी चीज नहीं है, मॉरली करेक्ट नहीं है। व्हाई नॉट कि मैं उसको इनबॉक्स में जाके कहूं कि आपने ये जो पोस्ट डाली थी उसमें ये एक्चुअली रेफरेंस आपने गलत दिया है, रेफरेंस एक्चुअली ये है, ठीक है। तो ये एक और चीज हो सकती है, बंदे की दिल आजारी भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो बजाय इसके क्योंकि सोशल मीडिया को हमेशा उनको डिजिटल फेसेस ना लें, वो एक पब्लिक गैदरिंग है और वहां पे हर बंदा ये सोच रहा होता है कि अगर उसकी फ्रेंड लिस्ट में 4-5 हजार बंदा है तो वो ये समझ रहा होता है कि ये 4-5 हजार बंदा इस वक्त है, देख रहा है और देख भी रहे होते हैं जी। और फिर एक और जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि जिस बंदे को आप अकली दलील देना चाह रहे हैं उसके साथ आपका जाती ताल्लुक किस सतह का है, ठीक है। वो जाती ताल्लुक बहुत मैटर करता है, आप उसके साथ कितने मुखलिस हैं ये बहुत मैटर करता है, ये आपकी कितनी फ्रैंकनेस है। वासिफ साहब के कॉल है कि बगैर ताल्लुक जो है वो तबलीग करना वो ऐसी है जैसे आप किसी बदेसी या फॉरेन लैंग्वेज में तकरीर कर रहे हैं, यानी कोई फ्रांसीसी ज़बान में लगा हुआ है तो अगले को क्या फर्क पड़ना है। उसके लिए जब भी आप किसी के अंदर तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक ताल्लुक बहुत जरूरी है, ताल्लुक जरूरी है। और 3 चीजें, आप उसके कोर आइडिया को हिट तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर कोर आइडिया को किसी वजह से हिट करना ही है तो फिर एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा ताल्लुक पैदा करके तब जाके, जिस तरह हमारे यहाँ सूफिया की जो पूरी रवायत है, देखें वो उन्होंने लंगर भी खोले, उन्होंने लोगों को खाना भी खिलाया, एक खास ताल्लुक पैदा किया, फिर उनके कोर आइडिया को हिट किया और उनको मुतासिर किया। सारा प्रोसेस था, ये बहुत अच्छा था। और फिर ना जो एक और चीज हमने कही कि एक वो पब्लिक में आप एहतियात करें और कोर आइडिया को हिट ना करें, और ये देखें कि उस बंदे को अपने कुछ जाती इंटरेस्ट तो ऐसे नहीं है जो डैमेज हो रहे हैं, इसकी वजह से वो रेजिस्टेंस की तरफ माइल है। तो बुनियादी तौर पे हमें बहुत ही इसमें ताल्लुक जो है वो बुनियादी। मैं तो ये कहूंगी, इस चीज को मैं क्लोज करते हुए ये कहूंगी कि सोशल मीडिया पे जो इतनी हीटेड डिबेट चल रही होती है उसका कोई पर्पस नहीं होता, वो बगैर किसी मकसद के किसी से लड़ना सोशल मीडिया पे, मतलब आपने एक टॉपिक देखा और आप लड़ना शुरू चाहते हैं, आप ताल्लुक मॉरली एंड एथिकली नॉट इवन करेक्ट। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब, बहुत शुक्रिया। ग्रूव मेरा, यस PSL 6 इज अबाउट टू स्टार्ट। एक दिन बाकी है और दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, सब लोग इसका इंतजार करें कि कब PSL की गेम का बाकायदा तौर पे आगाज होगा। पहला मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा, लेकिन हम ऑफिशियल मीडिया पार्टनर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, सो गेम तो उठेगी, खेल जमेगा और बात होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टिका के, न सिर्फ गेम के हवाले से बल्कि प्लेयर्स के हवाले से और मैच के हवाले से भी कि कब कहां क्या होने जा रहा है। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, PSL 6 का एडिशन है और PSL की तैयारियां पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ इंटरनेशनल जो फैंस हैं वो भी बहुत तैयार होंगे, क्योंकि
अभी हमने कराची की सूरत हाल पे बात करनी है कि पहला मैच कराची स्टेडियम में हो रहा है, नेशनल स्टेडियम में होने वाला है, तो वहां पर कराची की क्या सिचुएशन है। और आज हमें इस्लामाबाद, जैसे हमने आपको एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मीडिया पार्टनर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएं, उनसे इंटरेक्शन करवाएं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे कराची, जहां पर कहले ग्रुप शुरू होने वाला है, और उसके लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं आफ्ताब साहब, उनसे हम बात करेंगे। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। क्या सिचुएशन देख रहे हैं कराची की? कल से तैयार है कराची वाले जो जोश दिखाने के लिए? जोश दिखाने के लिए जी बिल्कुल, हस्बे साबिक जिस तरह पिछले मैचेस में हमने देखा, और वही जोशो खरोश जो है वो पाया जा रहा है शहरियों में। और मैं नेशनल स्टेडियम के बाहर ही मौजूद हूँ, और कल यहाँ पर यानी हफ्ते की शब जो है 8 बजे जो है वो इफ्तिताई मैच खेला जाएगा दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और इसके अलावा जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। इसके साथ साथ जो इस हवाले से यानी सिक्योरिटी प्लान की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जो मुरतब किया गया है। साथ साथ जो है चूँकि तैयारी इसकी जारी है, कल भी यहाँ मुख्तलिफ जो है वो टीमों ने प्रैक्टिस की है, जिसमें लाहौर कलंदर, इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स समेत तमाम जो टीमें शामिल हैं। और जो तैयारियां अगर हम देखें तो जितने भी स्टेडियम आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो कदे आदम तस्वीर जो कि PSL 6 में जो खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं उनकी तस्वीरों से उनको सजाया जाएगा, कुमकुमे लगाए जाएंगे, बल्कि मुख्तलिफ जो है वो जो सब्ज़ारों पे जो सड़क के किनारे जो है ग्रीन जो स्ट्रिप्स है वहाँ पर जो है वो कुमकुमे भी लगाए जाएंगे। इससे कबल भी हमने देखा था ये, और शहरियों के में भी जो है इस हवाले से काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए बाकायदा एक रूट प्लान जो है वो जारी किया गया, जिसके तहत जो है वो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो उसके लिए मुतय्यन की गई है, जहाँ से जो है वो जो शहरी है वो आएंगे हकीम शहीद स्टेडियम ग्राउंड, और जहाँ पर जो है वहाँ से उनको जो है वो एक खुसूसी बस शटल के ज़रिए जो है वो स्टेडियम तक पहुँचाया जाएगा। जो शहरी यहाँ पर आएंगे मैचेस देखने, उनके लिए लाजिम होगा कि उनके पास जो है वो टिकट्स के अलावा जो है ओरिजिनल कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो भी होना चाहिए, जब ही मुमकिन होगा कि वो यहाँ पर जो है वो मैच में को देख सकें। साथ साथ चूँकि 34,000 की कैपेसिटी है यहाँ की जो गुंजाइश है नेशनल स्टेडियम की, लेकिन कोविड की वजह से जो है ये सिर्फ 20% लोग जो है यहाँ पर आके इस मैच को देख सकेंगे, यानी करीबन जो है वो 7,000 तमाशाई जो है इस मैच को देख सकेंगे। ठीक है, नॉट बैड। और कराची वालों के लिए जो थोड़ा परेशानी का बाइस बनेगी ये जो ट्रैफिक के मामलात हैं, इस पे आपकी शहरियों से बात हुई है? क्या वो इस कुर्बानी के लिए तैयार है? एक बार फिर कराची वाले, लाहौर वाले तो यकीनी तौर पे तैयार हैं। जी बिल्कुल ज़हमत, हर साल ये जब भी इस तरह का इवेंट होता है तो यकीनी तौर पे जो है चूँकि रास्ते बंद किए जाते हैं, सिक्योरिटी प्लान का एक हिस्सा होते हैं, उसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना भी होता है। लेकिन अभी जो ट्रैफिक के पुलिस के तर्जुमान ने जो अलामिया जारी किया है, उन्होंने कहा कि हमने हत्तुल-इम्कानी कोशिश की है कि शहरी जो है उस इवेंट की वजह से उनको परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि जो दफातर को जाने वाले लोग हैं सुबह और उसके बाद जो है जाते जाते ये बता दें कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली कराची। आफ्ताब साहब। जनाब, सारी हमारे मुल्क की टीम है, हम तो सबको जो है सपोर्ट करते हैं, सबको। मुझे लगता है कराची वाले कराची को हमने शहर डिवाइड कर लिए हुए हैं सबने, यहाँ पे भी हमारी डिवीजन हुई है सेट पे। खुशाइन बात यह है कि चूंकि हमारे मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क के लिए बात करेंगे कि हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और दुनिया में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान जो एक पुरअमन मुल्क है और वो जो है न सिर्फ खेलों को सपोर्ट करते हैं बल्कि सेहतमंदाना सरगर्मियों पर जो है तवज्जो मरकूज रखता है। बेशक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से आगाह किया, सिचुएशन भी बताई। आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह और आपसे जानते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है। थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग अस नो। डे अहेड अब आगे बढ़ते हैं और अब हमने बात करनी है क्रिकेट पे बात करनी है और इस वक्त हमने बात करनी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर से। हम बात कर रहे हैं दी ऑलराउंडर हुसैन तलत साहब, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा हैं 2016। ऑलराउंडर प्लेयर हैं, जबरदस्त बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या रोल प्ले करने जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर और आने वाली जो प्लेइंग 11 में उसमें क्या चैलेंजेस देख रहे हैं अपने लिए। सो विल ऑल विल हैव ऑल द पॉइंट्स टू डिस्कस विद हुसैन। हुसैन तलत, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ इज कराची ट्रीटिंग यू, कैसा चल रहा है, ट्रेनिंग वगैरह कैसी चल रही है? कोविड गुजारा है, प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल था इससे गुजरना, सो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारियां काफी अच्छी जा रही हैं। कोविड में ही हम लोगों ने डोमेस्टिक सीजन भी खेला है और उसके अलावा कराची आ गए हैं PSL के लिए
तो काफी एक्साइटेड है सब प्लेयर और काफी अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोगों ने प्रैक्टिस मैच भी खेले, प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे हैं, तो काफी एक्साइटेड है और इंशाल्लाह इस दफा अच्छा डिलीवर करेंगे। जबरदस्त। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट हुसैन, क्योंकि हम ऑफिशियल पार्टनर भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो हम तो सपोर्ट करेंगे भरपूर अंदाज में। आप ये बताएं कि कौन सी टीम को आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलने वाला है इस PSL में, क्योंकि 6th एडिशन है और उसके बाद फिर हम स्टेडियम्स पर भी आएंगे। जी मेरा ख्याल है कि टीमें तो सारी टफ है, आप किसी भी अपोजिशन को हल्का नहीं ले सकते। मेन चीज ये है कि आप अपने बेस्ट पे जाके खेले, आप अपनी जो तैयारी है, अपनी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छी तरह सेट करें और आप जाके अपना हाई परसेंटेज पे जाके क्रिकेट खेले। तो ये होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड। आप देखें 5 साल में हम लोग 2 दफा चैंपियन हुए हैं और उसकी वजह भी ये है कि हम लोग जेलिंग बहुत जल्दी हो जाते हैं, सारे हमारे पास यंग प्लेयर्स हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, तो पिछले PSL के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन दी एंड इतना इंप्रेसिव नहीं रही जैसे जितना कंसिस्टेंट पहले PSLs में रही है। इस दफा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस हैं वो क्या एक्सपेक्ट करें, जो कि आप लोग बड़ी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते आए हैं पहले सीजन्स के अंदर, तो इस 6th सीजन छक्का मारेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम लोग, और हम लोगों का एम भी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे अच्छी चीज भी ये है कि हम लोग सिर्फ अपने एक गोल के लिए खेलते हैं, वो है PSL की ट्रॉफी, जिसकी वजह से हम 5 में से 2 PSL जीते हुए हैं। और इस साल बहुत पूरी उम्मीद है, और जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह से हमारे लोग फॉर्म में चल रहे हैं डोमेस्टिक सीजन में या इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी खेली है जिसने, सब लोग बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और इंशाल्लाह जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होगा आप देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड इस दफा इंशाल्लाह। हुसैन तलत ये भी बताएं, आपने लाहौर में भी खेला है, आपने कराची में भी खेला है, स्टेडियम्स के हवाले से पिच और ये सारी चीज़ें, सूटेबल कंडीशंस, आपको कौन सा स्टेडियम लगता है कि आप लोगों के लिए बड़ा कंपैटिबल है या उसमें आप लोग बहुत खुलकर खेलते हैं, कराची या लाहौर? मेरा ख्याल है तो ऐसी बात तो कोई नहीं है कि कौन सा स्टेडियम सूट करता है, डिपेंड कर रहा है। हमारे पास असल में ऑप्शंस काफी ज्यादा है। हमारे पास मेनली हमारे पास अगर आप पहले सीजन से ही देखें तो ऑल राउंडर्स हमारे पास ज्यादा आते हैं, फॉरनर्स भी मेन ऑल राउंडर है। हमारे पास जो हमारे जैसे आप शादाब को देख ले, फाहीम को देख ले, जफर गौर को देख ले, तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन ऑल राउंडर्स की है। किसी भी कंडीशन में हमारे लिए एडजस्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, स्टार्टिंग विद मिसबा एंड कमिंग टू शादाब, एक जर्नी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और लोगों की उम्मीदें भी हैं। अब ये जो करंट आपके कैप्टन हैं, इनसे कैसी केमिस्ट्री है, कैसे कैप्टन है शादाब, बीइंग प्लेयर आप इनको कैसे रेट करते हैं? ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है। बिल्कुल जी, ऑनेस्ट ओपिनियन ही है। मेन चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि पूरी टीम यंग है, तो हम लोग यंग होने की वजह से और हम लोग सब एक बैच के हैं, हसन, फहीम, सफर, शादाब और बाकी भी रुमान भाई जब बॉलिंग कोच आए वो भी हमारे बैच के ही हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ इस दफा बिल्कुल हर चीज यंग, सब लोग यंग है। हमारा बॉलिंग कोच भी वो है जो हमारे साथ पहले खेलता रहा है, तो हम किसी भी तरह की बात, हमें कोई मुश्किल हो तो हम उनसे बात कर सकते हैं, जिसके और शादाब वैसे ही हमारे साथ काफी क्रिकेट खेल चुका है, तो ये प्लेयर्स के लिए काफी आसानी होती है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है हुसैन, आप पर्सनली इसको बीइंग प्लेयर कैसे देखते हो? पहले हम ज्यादा कुछ हमारे प्लेयर्स जो बाहर के प्लेयर्स थे उनको भी बतौर कैप्टन मुख्तलिफ टीम्स ने इस्तेमाल किया, कलंदर के कैप्टन रहे, दीगर टीम्स में भी हमने देखा। अब तकरीबन सभी टीम के जो हमारे कैप्टन हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स हैं। जैसे मुल्तान के लिए रिजवान को ऑप्ट किया गया, आपकी टीम के शादाब कैप्टन है। ये कैसा ट्रेंड है और ये पाकिस्तान को फ्यूचर में आप क्या समझते हो, अच्छे कप्तान देने में हेल्प आउट करेगा? मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान के जो यंग प्लेयर्स है वो आ रहे हैं कप्तानी में आगे, और उसकी वजह भी ये है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यंग प्लेयर्स का अपने जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी होती है। आपको मैच में कभी भी कोई मुश्किल हो या टूर्नामेंट में कोई भी मुश्किल हो तो आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं, अच्छा मुझे इस चीज में मुश्किल हो रही है, अच्छा मैं क्या कर लूँ इसके बाद, तो कम्युनिकेशन करने में बहुत बड़ी आसानी होती है। ठीक हो गया। अच्छा हुसैन तलत, हम जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप हिस्सा पहले भी रहे हैं, अब जो टीम मेट्स हैं उनके साथ सबसे अच्छी या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी किसके साथ है, जिसके साथ आप थोड़े फन और इस तरह की एक्टिविटीज भी करते हैं? सो टीम के आपस में तो आपने कहा सब बहुत जेलिन एक दूसरे के साथ हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे टीममेट्स होते हैं जिनके साथ आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। मेरी जफर गौर के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है, आसिफ अली के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है, और वैसे भी ये शादाब लोग जो इन्होंने ग्रुप बनाया और रूम में बैठ के कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो ओवरऑल सबके साथ है, लेकिन जफर और आसिफ के साथ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक रोटी गैंग भी एग्जिस्ट करता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। व्हाट इज दैट रोटी गैंग बाय द वे?
रोटी गैंग आपने सुना ही होगा, सिर्फ अब तो खैर कोविड आ गया, नहीं तो पहले हम लोगों को अलाउ होता था बाहर जाना, या आप ऑर्डर कर सकते हैं बाहर से कुछ भी अगर खाने के लिए। तो वो एक सिर्फ ग्रुप बनाया हुआ था कि जी आपने जब भी खाना खाना है आपको ग्रुप में मैसेज आएगा, इस टाइम हम लोग निकलेंगे, इस टाइम हम लोग खाना। तो अब तो सब लोग हैं ही होटल में, तो फिर होटल में ही वो रोटी गैंग मजबूरी हो जाती है। रोटी गैंग आजकल थोड़ा सवाल का शिकार है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये भी बता दीजिए, थोड़ा सा आपकी पर्सनल गेम पे बात कर लेते हैं हुसैन। अपनी स्ट्रेंथ्स के हवाले से बताइए कि इस PSL के अंदर PSL 6 को लेकर आपने जो ट्रेनिंग की है, ऑब्वियसली बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होगी फॉर श्योर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे आपने पर्सनली काम किया जो आपको लगता है कि आपका प्लस होंगी PSL 6 के अंदर फॉर यूनाइटेड? जी बिल्कुल, लास्ट सीजन के बाद अब जो डोमेस्टिक सीजन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफी अच्छा रहा है। न्यूजीलैंड टूर पे भी जो ए मैचेस हम लोगों ने खेले हैं वो भी बहुत अच्छे रहे। नेशनल T20 का हम लोग फाइनल खेले हैं, तो काफी अच्छी तैयारी ओवरऑल चल रही है। यहाँ भी अब 4-5 दिन हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो काफी अच्छी तैयारी है और इंशाल्लाह इस दफा उम्मीद है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। कराची को लेकर, कराची के एटमॉस्फेयर को लेकर जो टॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऑस का सीजन है और लाहौर में भी डेफिनेटली बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसको लेकर भी तैयारी हो रही है। कोचिंग के हवाले से भी हमें बताइए कि कोच इस वक्त ज्यादा किस चीज पे फोकस्ड है इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ऑस की वजह से जो इफेक्ट करती है गेम, उसमें ये होता है कि अगर ड्यू ज्यादा हो जाए, लेकिन ये है कि मैचेस 7 बजे हैं और वो अभी हम लोगों ने वो मैच कंडीशन देखी भी नहीं है। मैच वाले दिन आइडिया होगा, क्योंकि मैच वाले दिन कुछ स्प्रे भी करते हैं जिसकी वजह से ऑस कंट्रोल होती है। तो अगर ऑस ज्यादा हो तो राइट सेकंड बैटिंग वालों को वो फेवर करती है, और अगर ऑस ना हो तो कराची की पिचे अच्छी होती है ओवरऑल दोनों तरफ बैटिंग और बॉलिंग के लिए। ठीक हो गया। अच्छा हुसैन ज़ला, चूंकि हमने पिछले PSL में देखा कि आखिरी मैचेस में क्राउड नहीं था, इस बार क्राउड को अलाउ किया गया है, सो मेरे ख्याल से एक स्पोर्ट्समैन के लिए क्राउड होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक थोड़ा बूस्ट मिलता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इस बार क्राउड होने से कितना इम्पैक्ट आएगा टीम्स की परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली क्या आप में एक एंथुसियाज्म या मोटिवेशन उस तरह से बढ़ जाता है? कैच तो नहीं छूटेंगे ज्यादा। बिल्कुल, मेरा मानना है, वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो मेरा ख्याल है जो 20% क्राउड आ रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, एक मोटिवेशन होती है कि आपको देखने लोग आ रहे हैं, और चाहे वो 20% आ रहे हैं, लेकिन ये है कि उससे प्लेयर को मोटिवेशन मिलती है और मजा आता है कि जब क्राउड बैठा होता है। नहीं हुसैन, हम तो बात कर रहे थे कि ये अगर पाकिस्तानी लाहौरिये या कराची वाले 20 भी आ गए खाली, तो वो भी गेम बना देंगे, तो 20% है, तो माशाल्लाह गेम अच्छी उठेगी इंशाल्लाह। आपने 20 ज्यादा बता दिए, तो 3-4 भी आ जाए तो काम चुप के रखेंगे। अच्छा लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, जितने भी यूनाइटेड फैंस आपको देख रहे हैं, उनको बीइंग प्लेयर, बीइंग हुसैन तलत और बीइंग पार्ट ऑफ यूनाइटेड, क्या कहना चाहेंगे यूनाइटेड फैंस को जो आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं सब इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस को कहना चाहूंगा कि जिस तरह आप लोगों ने पिछले 5 सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट किया, उसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और इंशाल्लाह यूनाइटेड विल विन। इंशाल्लाह दो क्या, आई एम अ सपोर्टर ऑफ लाहौर कलंदर, बट ऑब्वियसली एक्सप्रेस न्यूज का हिस्सा हूं, तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी उसी तरह से सपोर्ट कर रही हूं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत अच्छा खेले और आप लोग ट्रॉफी जीते, लेकिन उसके साथ साथ जी हम PSL दिल से कह रही हैं? नहीं, मैं अच्छे दिल से कह रही हूं, आई सपोर्ट बट स्टिल थैंक यू हुसैन तलत, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, अपनी जो ओवरऑल PSL के हवाले से डिस्कशन की। हुसैन तलत हमारे साथ मौजूद थे जी, यूनाइटेड के बड़े अहम प्लेयर हैं और ऑलराउंडर हैं। वी वर डिस्कसिंग हिज groove actually in Islamabad United. We respect your opinion by the way for Lahore, so it's totally okay. और दूसरी बात ये कि लाहौर कलंदर के हवाले से मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि जो एक जीतने का पूरा मसाला होता है ना, वो लाहौर कलंदर के अंदर पूरा, और बॉलिंग तो बहुत कमाल है, बट ऑन द अदर एंड यूनाइटेड आपको पता है बड़ी कांस्टेंट खेलती है और अपनी गेम पूरी खेलती है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट, स्ट्रेटजी के साथ आप लोग को भी देखना है, और एक्सप्रेस न्यूज स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आ रहा है PSL की, तो आपने वो भी मिस नहीं करनी। अभी मैं एक ब्रेक लेनी है, आई एम रेडी, आई एम श्योर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, और बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे आज हमने एक लेजेंड अदाकार की बात करनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंड आगा तालिश साहब, जिनकी आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। आगा तालिश साहब ने अपनी सलाहियतों के बल पर फिल्मी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। आगा तालिश ने अपने फनी करियर में सबसे ज़्यादा मनफी किरदार अदा किए, मनफी किरदारों में ज़्यादातर नजर आए।
अदाकारी के दौरान वो खुद किरदार में इस तरह खुद को ढाल लेते थे कि जैसे हकीकत का सा गुमा होता था। फिल्मी दुनिया में आगा तालिश के नाम से शोहरत पाने वाले आगा अली अब्बास कजलबाश का ताल्लुक भारतीय शहर लुधियाना से था। आगा तालिश ने क़याम पाकिस्तान से कबल बम्बई में बनने वाली फिल्म सराय से बाहर से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया और क़याम पाकिस्तान के बाद वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हुए और फिर फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए। अदाकार आगा तालिश की हम बात कर रहे हैं। उनकी पहली फिल्म नत थी, जिसके बाद फिल्म जबरू में उन्होंने विलन का किरदार अदा किया, जो कि इंतहाई कामयाब रहा। लेकिन उन्हें असल शोहरत फिल्म 7 लाख फनी करियर के दौरान आगा तालिश ने ज्यादातर विलन का किरदार निभाया और जो किरदार अदा किया उसे अमर कर दिया। वो खुद को हर किरदार में कुछ इस तरह से ढालते थे कि हकीकत का गुमान होता था। 40 साल फिल्मी सफर में आगा तालिश ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें फिरंगी, जरका, शहीद और उमराव जान अदा जैसी मशहूर ज़माना फिल्में शामिल हैं। आगा तालिश को गिरा के दर खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। वो 19 फरवरी 1998 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में आगा तालिश और उनकी अदाकारी आज भी जिंदा है। कसम है मुझे पैदा करने वाले की, मेरे जीते जी तुम में से कोई शकुंतला तक नहीं पहुंच सकता। हमारे शजरे में इतना घटिया पैबंद कभी नहीं लग सकता। हम अपने आने वाली नस्लों की रगों में बाज़ारे खून की आमेजिश नहीं होने देंगे। कोर्ट मार्शल करे या फांसी चढ़ा दे, लेकिन अजब खान चोर नहीं। हमारे जासूस का इत्तला है कि राइफल तुमने घर में छुपाई है। तारीख में नाम लिखवाना चाहती है और हम इसे मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं। लैला, मालूम होता है खबर लेकर नहीं, खबर। अरे वाह, क्या खूबसूरत अदाकारी, क्या खूबसूरत अंदाज, और कहना चाहिए लासानी अंदाज आगा तालिश साहब का। जब तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात होती रहेगी, इनके किरदार अमर रहेंगे और उनके बारे में बात होती रहेगी। सो हमारा ट्रिब्यूट भी है और उनकी रूह की साले सवाब के लिए हमारी दुआएं भी हैं। इसी नोट पर हम आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को लाइव शो में, लेकिन कल हमारा बेस्ट ऑफ होगा। कल परसों आपने देखना नहीं भूलना और फीडबैक तो आपने हमें लाजमी देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। PSL की तैयारी आप भी कर लें, हमने भी कर लिया है। इंशाल्लाह आपसे ट्रांसमिशन में भी मुलाकात होगी और एक्सप्रेसो में तो होगी। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो। कल तक मंडे तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।